हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करने वाले हैं। वाई एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि सीबीएसई ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। सीबीएसई अब आपके साल में 2 बोर्ड एग्ज़ाम लेगा, एक टर्म फर्स्ट होगा और एक टर्म सेकंड होगा। टर्म फर्स्ट जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा और टर्म सेकंड जो होगा वो आपका मार्च में हो जाएगा। जो टर्म फर्स्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा और जो टर्म सेकंड होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क हुआ करता था जो 20 मार्क्स का होता था वो भी डिवाइड कर दिया है 2 टर्म्स के अकॉर्डिंग। टर्म फर्स्ट में 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क और टर्म सेकंड में 10 मार्क्स का। इस तरीके से इसका भी डिवाइडेशन हो गया है। सीबीएसई ने अपना सिलेबस भी रिलीज़ कर दिया है। मैं आपको इसकी वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन सा आपका चैप्टर 50% में रखे गए हैं और कौन से चैप्टर नेक्स्ट टर्म सेकंड में रखे हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है बड़ा टफ़ होता है। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्ज़ाम को वही स्टूडेंट फेस कर पाएगा जिसको सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होगी। अगर आपने सब्जेक्ट को डीपली स्टडी किया है तो आपको ईजी पड़ेगा। अगर आपने चैप्टर्स की डीप स्टडी नहीं लगाई है तो आपको ये टफ़ लगेगा। इसलिए मैं आपको अभी तक मैंने आपको बिज़नेस स्टडी में जितने भी चैप्टर्स कराए हैं उनका मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपका काम ये है कि मेरे चैनल पर इन क्वेश्चंस की, इन चैप्टर्स की वीडियो हैं, उन वीडियोस को प्ले करके फिर से आप रिवीजन स्टार्ट कर दें। आज मैं आपका फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका रिवीजन लगाने लग जाएं, डीप स्टडी करें। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, उन नोट्स की हेल्प लीजिए। मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपके बिजनेस स्टडी की वीडियोस पड़ी हुई हैं चैप्टर वाइज। उन चैप्टर वाइज वीडियोस को प्ले करके स्टडी में लग जाइए। और सबसे मेन बात आपको बता देता हूँ, अगर डीप स्टडी करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, डीप स्टडी नहीं करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको लाइन बाई लाइन स्टडी करनी होगी। ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी लाइन पे ध्यान देना होगा। ये कोई कठिन काम नहीं है, बड़ा सिंपल काम है। तुमने अब तक ध्यान नहीं दिया है, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अब परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। आपकी जो परीक्षा होगी अक्टूबर नवंबर में होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की होगी, 90 मिनट्स की होगी, मीन्स 1.5 आवर्स की आपके एग्ज़ाम होगा और ये 40 मार्क्स का एमसीक्यू का पेपर होगा, 10 मार्क्स का इसमें प्रोजेक्ट होगा। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में लग जाइए, परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, एग्ज़ाम प्रिपेयर करने लग जाइए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बाय डीपली स्टडी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। ठीक, ओके। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? Successful organization do not achieve goals by chance but by the following a deliberate process known as। कहते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने गोल्स को अचीव करता है, बाई चांस नहीं करता। मीन्स बिना एफर्ट्स के उसने अपनी सक्सेस को नहीं बनाया है, उसने एफर्ट्स लगाए हैं। इस तरीके से उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाया है। तो हमसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है तो बाई चांस नहीं है। उसने क्या काम किया है? एक डेलिबरेट प्रोसेस को यूज़ किया है और उसको फॉलो करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाया है। तो हमें वो डेलिबरेट प्रोसेस हमें बतानी है इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। क्या प्लानिंग है वो प्रोसेस, क्या कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है, क्या मैनेजमेंट है? तो आप लोग भी समझ गए होंगे वो प्रोसेस मैनेजमेंट ही है। मैनेजमेंट के अंडर में ही प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। तो आप याद रखेंगे कि मैनेजमेंट
वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मैनेजमेंट का। नाउ सेकंड एमसीक्यू पे आते हैं। सेकंड एमसीक्यू क्या कहता है? मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो कहते हैं जो मैनेजमेंट होता है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। तो जब हम चैप्टर्स की रीडिंग लगा रहे थे, जब हम चैप्टर्स की स्टडी कर रहे थे, तो आपको ध्यान होगा कि मैनेजमेंट ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी हो, बिग हो स्मॉल हो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्कूल्स हो कॉलेज हो, कुछ भी हो, सब में मैनेजमेंट एसेंशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है वो होने वाला है ऑल ऑफ दी एबव वाला, क्योंकि मैनेजमेंट सबके लिए एसेंशियल होता है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नाउ मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ऑल ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो कुछ इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं। वो जो इंटर रिलेटेड फंक्शन है हमने रिसेंट क्लास में ही पढ़ा था। जो इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं वो 5 होते हैं, जिनको मैंने आपको बता रखा है POSDC। POSDC, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। ये इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं। इंटर रिलेटेड फंक्शन का मीन्स ये है कि इनको 1 बाई 1 परफॉर्म करना होता है। अगर प्लानिंग के बाद सीधा कंट्रोलिंग करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, फिर स्टाफिंग करनी पड़ेगी, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं ये। ठीक है, तो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट के इंटर रिलेटेड फंक्शन हैं वो कौन से हैं? क्या वो प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है? ये सभी के सभी इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो डी ऑप्शन सही होने वाला है, ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ फोर्थ एमसीक्यू। फोर्थ एमसीक्यू क्या कहता है? पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद एम टू अचीव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो मैं आपको पहले इसका मीन्स बता देता हूँ। मीन्स क्या है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के पीपल वर्क करते हैं। कोई ऑफिसर लेवल पे वर्क करता है, कोई एम्प्लॉय लेवल पे, कोई वर्कर होता है। इस तरीके से सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पीपल जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे होते हैं, क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे होते हैं? क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे होते हैं? तो उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम बोलेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव। उन डिफरेंट टाइप्स के पीपल के पर्सनली ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, उस मेन ऑब्जेक्टिव के लिए ही सभी के सभी वर्क कर रहे होते हैं। तो जितने भी पीपल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होने वाला है वो ऑप्शन है डी, कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पीपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के हों वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ही वर्क करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है? देखिए, सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट, जो मैनेजमेंट सक्सेसफुल होता है वो किस चीज़ की एंश्योरिटी होती है? क्या गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट? आपने जो गोल अचीव किया है लीस्ट कॉस्ट पे किया है। लीस्ट कॉस्ट मतलब कम लागत पे आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, कम खर्च में। सेकंड ऑप्शन, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। ये क्या कहता है? आपने जो गोल अचीव किया वो विद इन टाइम कर लिया है कि नहीं कर लिया है। अगर टाइमली अपने गोल्स को अचीव कर लिया है, इट मीन्स आपका मैनेजमेंट सक्सेसफुल रहा है। थर्ड ऑप्शन है बोथ, एंड डी ऑप्शन है नन। तो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ अच्छी होती है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तभी आप अपने मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? सक्सेसफुल बोलेंगे। तो गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट,
इट मीन्स efficient, and timely achievement of goals, it means effectiveness. तो effectiveness और efficiency both are compulsory for successful management. तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो होने वाला है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दोनों ए एंड बी दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। हमें गोल अचीव करना है विद लीस्ट कॉस्ट और गोल अचीव करना है विद इन टाइम। ओके, नाउ 6 नंबर पे आते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज कंसर्न विद, जो एफिशिएंसी होती है वो किससे कंसर्न होती है, मीन्स वो क्या करती है, डूइंग द राइट थिंग, डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट्स एंड नन। तो आपको फिर से देखो याद आ रहा है कि एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होती है। तो जिन बच्चों ने स्टडी की है वही इसका आंसर दे पाएंगे कि एफिशिएंसी क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है। तो एफिशिएंसी का मीन्स बता देता हूँ कि आप अपने वर्क को फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट कंप्लीट करते हैं, इट मीन्स एफिशिएंसी है। और आप अपने वर्क को राइट वे में एंड करते हैं तो ये एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो देखेंगे डूइंग द राइट थिंग, सही काम करने का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। डूइंग द थिंग्स राइट, इट का मतलब होता है एफिशिएंसी। आपको जो वर्क दिया है उसे सही तरीके से काम करना, जो वर्क दिया गया है उसे सही तरीके से करना, इट मीन्स एफिशिएंसी होता है। और डूइंग द राइट थिंग का मतलब होता है सही काम करने का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर एफिशिएंसी उन्होंने पूछा है, तो एफिशिएंसी का मीन्स होता है डूइंग थिंग्स राइट, सही तरीके से सही वे में वर्क करना, इन द राइट वे। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो सही होने वाला है बी ऑप्शन, जो कि क्या कहता है, डूइंग थिंग्स राइट। नाउ सेवेंथ एमसीक्यू में इन्होंने हमसे पूछा है इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू, इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है, क्या डूइंग द राइट थिंग से रिलेटेड है, डूइंग राइट थिंग या डूइंग राइट टास्क, एक ही बात है। सही काम करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना, अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करना, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस में ये सभी गुण समाये हुए होते हैं। क्या क्या, डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना, और सी ऑप्शन है अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करना। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो सही होने वाला है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट्स देखा आपने यहाँ पर हमारे चैप्टर की डीप स्टडी कितने काम आ रही है, इसलिए आपको फिर से मैं सलाह देना चाहूँगा आप अपने चैप्टर्स की डीप स्टडी लगाना स्टार्ट करिए। मेरे चैनल पर इसकी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप 1 by 1 उन वीडियोस को प्ले करिए और अपने चैप्टर्स के रिवीजन में लग जाइए। नोट्स सामने रखिए, बुक सामने रखिए और वीडियो ऑन करिए। वीडियो प्ले करेंगे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। अब नॉलेज बेस ही एग्ज़ाम है आपका, जो MCQ बेस एग्ज़ाम होता है वो नॉलेज बेस एग्ज़ाम बोला जाता है। अगर नॉलेज होगी तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो CBSE ने ये स्टूडेंट के फेवर में ही किया है। अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी परसेंटेज बहुत जल्दी कम एफर्ट्स में हाई होने वाली है। सोचो कहाँ CBSE डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लेता था, कितना लिखना पड़ता था। अब देखिए CBSE ने कितना आपके लिए फ्रूटफुल काम किया है। आप चाहें तो अपनी परसेंटेज को हाई लेवल पे पहुंचा सकते हैं कम एफर्ट्स में, इसलिए अभी से आप डीप स्टडी में जुट जाइए। अभी हम इसके और MCQ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट MCQ है हमारा 8। रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये एक केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी को हमें ढंग से पहले रीड करना होगा और उसे अंडरस्टैंड करेंगे, आफ्टर दैट हम आंसर दे पाएंगे। रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ही हैज़ बीन
he has given the task of getting 1000 units of hand woven table mats manufactured at cost of rupees 150 per unit within 10 days। यहाँ पर जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसे टास्क दिया गया है कि उसे क्या करना है, उसे हैंड वूवन मैट्स बनानी है जो कि उनकी कॉस्ट होनी चाहिए 150 पर यूनिट और 10 डेज में बन के तैयार हो जानी चाहिए। ये तो टास्क हो गया इसका। इस टास्क में दो चीज़ें, एक तो कॉस्ट दे रखी है 150 पर यूनिट की और टाइम लिमिट दे रखी है 10 डेज की। आगे कहते हैं इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज्ड एज एन इफेक्टिव मैनेजर ही मस्ट एंश्योर दैट, अगर वो एक इफ़ेक्टिव मैनेजर बनना चाह रहा है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखें, इफ़ेक्टिव मैनेजर की पूछी है उन्होंने, एफिशिएंट मैनेजर की नहीं पूछी है। ओके, तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंट इनका मीन्स समझ में आना चाहिए, तभी हम आंसर दे पाएंगे। इफ़ेक्टिवनेस का मीन्स है अचीविंग द गोल विद इन टाइम लिमिट, एंड एफिशिएंट का मीन्स होता है वर्क्स एट अ मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट में अपने गोल को अचीव करना, अचीव द गोल विद मिनिमम कॉस्ट। तो देखते हैं यहाँ पर इफेक्टिव मैनेजर के लिए उसे क्या करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 150 पर यूनिट। क्या ऐसा करने से वो इफेक्टिव मैनेजर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो एफिशिएंट मैनेजर के क्वालिटी है। नेक्स्ट है द वर्क इज कंप्लीट विद इन 10 डेज इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट। इससे वो इफेक्टिव मैनेजर हो जाएगा। क्यों? उसे वर्क विद इन टाइम लिमिट करना होगा, भले ही कॉस्ट बढ़े या घटे। अगर कॉस्ट को भी ध्यान रखना है तो फिर उसे एफिशिएंट भी बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने इफेक्टिव मैनेजर पूछा है, तो ये बी ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी हम सी और डी ऑप्शन को और रीड करते हैं। द कॉस्ट, सी ऑप्शन है द कॉस्ट प्रोडक्शन इज लेस देन रुपीज़ 150 यूनिट। जो 150 की कॉस्ट दी है उससे लेस देन कॉस्ट आ जाए तो इफेक्टिव मैनेजर माना जाएगा, या डी ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर लग रहा है वो लग रहा है बी। क्यों? इफेक्टिव मैनेजर का मीन्स होता है, इफेक्टिवनेस का मीन्स होता है गोल अचीव करना है आपको विद इन टाइम। तो ये बी वाले में लग रहा है। द वर्क इज कंप्लीट विद इन 10 डेज इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी। समझ में आया आपको? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चैप्टर्स की जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप इसके आंसर नहीं दे पाएंगे। नाउ अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू रीड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है? जय हैं इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। एक कंपनी में वो मार्केटिंग मैनेजर है। ही हैज़ बीन गिवन अ टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 100 पर यूनिट विद इन 20 डेज। जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं जय, उनको एक टास्क दिया है 1 लाख यूनिट सेल करने का, और 1 लाख यूनिट जो सेल करनी है उनकी कॉस्ट उन्होंने बता रखी है 100 पर यूनिट है, और उसे 20 डेज में उन्हें टारगेट को अचीव करना है, इनको सेल करना है। ही इज़ एबल टू सेल ऑल द यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। वो अपनी ऑल यूनिट्स को स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट कर पाए हैं, बट हैड टू सेल लास्ट 1000 यूनिट्स एट 20% डिस्काउंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट। लेकिन जो लास्ट में 1000 यूनिट्स बची थी, उन 1000 यूनिट्स को बेचने के लिए उन्हें 20% डिस्काउंट देनी पड़ी है, तब जाके टारगेट को वो अचीव कर पाए हैं विद इन टाइम लिमिट। यानी 20 डेज में उन्होंने टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन जो लास्ट की 1000 यूनिट्स थी उन्हें सस्ती करके बेचनी पड़ी। 20% डिस्काउंट दे के उनको टारगेट अचीव हुआ है। आगे कहते हैं इन सच अ सिचुएशन ही विल बी कंसीडर्ड टू बी। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या कंसीडर करोगे? जो जय हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, क्या वो इफेक्टिव मैनेजर हैं कि वो एफिशिएंट मैनेजर हैं या बोथ हैं, क्या हैं? तो देखिए, एन एफिशिएंट मैनेजर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है एन इफेक्टिव मैनेजर, तीसरा ऑप्शन बोथ यानी कि वो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है विद इन टाइम। जब हम अपने टारगेट को, गोल को विद इन टाइम अचीव कर लेते हैं तो इस कंडीशन को बोली जाती है इफेक्टिवनेस। तो
तो यहाँ पर जो जय मार्केटिंग मैनेजर हैं, भले ही उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी किया हो, कॉस्ट को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, कुछ भी किया हो, लेकिन टारगेट को उन्होंने विद इन टाइम अचीव कर लिया, तो वो इफ़ेक्टिव मैनेजर बोले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन सही, वो एक इफ़ेक्टिव मैनेजर है। ओके, नाउ 10th MCQ क्या कहता है? मैनेजमेंट इज सेड टू बी प्रॉपर इफ इट इज एफिशिएंट बट इनएफेक्टिव, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, या बोथ, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को आप कब प्रॉपर कहेंगे? जब वो इफ़ेक्टिव हो बट इनएफिशिएंट हो, जब वो एफिशिएंट हो बट इनएफेक्टिव हो, या एफिशिएंट भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही लग रहा है वो लग रहा है सी, यानी कि एक मैनेजमेंट को प्रॉपर आप तभी कहेंगे जब वो इफ़ेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही लग रहा है वो लग रहा है सी। गुड, ओके। नाउ 11th, तरंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाई 30% इन नेक्स्ट क्वार्टर। जो तरंग एंटरप्राइजेज हैं वो अपनी सेल को 30% इंक्रीज करना चाह रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है इंक्रीजिंग ऑफ सेल का, तो इसमें ये बताना है कि इसमें मैनेजमेंट का कौन सा फीचर्स लगा हुआ है। तो जो फीचर्स ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहला फीचर्स है ऑल परवेसिव। क्या इस स्टेटमेंट में ये वाला फीचर काम कर रहा है? दूसरा ऑप्शन है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्या ये वाला फीचर्स वर्क कर रहा है? नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस, और डी बोल रहे हैं कि ये सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड है। तब आप जान गए होंगे हमने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स को अच्छी तरीके से रीड कर रखा है। ये अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, इट मीन्स ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस वाला फीचर है। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा बी ऑप्शन, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गुड, नाउ नेक्स्ट MCQ है हमारा 12, मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द गिवन स्टेटमेंट। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या शो करा रहा है? ऑप्शन रीड करते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को शो करा रहा है, मल्टी डायमेंशनल को शो करा रहा है, या ऑल परवेसिव, एंड डी ऑप्शन है अ ग्रुप एक्टिविटी। तो आपको पता होगा जब हम मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स रीड कर रहे थे तो उसमें उन्होंने वही बताया था कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव का मीन्स होता है कि ये हर जगह पाया जाता है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बिग हो, स्मॉल हो, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, किसी भी टाइप की कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट सब जगह होता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन लग रहा है वो सही ऑप्शन है सी, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव, ये सब जगह पाया जाता है। इस स्टेटमेंट में यही वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क to be carried out in terms of goals to be achieved and assigns the means to achieve it. This statement relates to, अब इसका मीन समझिए, कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो ट्रांसलेट कर रहा है वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड, यानी गोल अचीव करने के लिए वर्क किया जाना है, ठीक है, एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट, और यही काम हमें करना होगा। तो ये स्टेटमेंट जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क बता रहा है, या मैनेजमेंट ऑफ पीपल, या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, या ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है आपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स रीड कर रखी है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में हम 3 थिंग्स को ध्यान रखते हैं। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो वर्क को ट्रांसलेट्स करता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही लगेगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये ए ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? याद रखें, अगर आपको चैप्टर की डीप स्टडी नहीं होगी आप आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप मेरे नोट्स निकालिए। मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे जाइए, उन वीडियो को रन करके उनकी स्टडी करिए, तभी आप इनके आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट्स दैट मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है। पहला स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स फॉर डिफरेंट नीड, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी ग्रुप एक्टिविटी को बता रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है ईच मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट गोल्स बट दैट मस्ट ट्रैवल टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन गोल्स, यहाँ पर भी ये इस स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे तो ये स्टेटमेंट भी यही बता रहा है कि ये भी ग्रुप एक्टिविटी को अचीव कर रहा है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव, यही ऑप्शन ठीक होगा, डी वाला, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ को ही बता रहे हैं। गुड। नाउ 15th, कीपिंग इन व्यू द चेंज इन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंस, अगर आप अपने आप को कंज्यूमर की डिमांड और प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए खुद को चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स टेस्ट मेकर बेकरी हैज़ रिड्यूस द शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट, यानी जो टेस्ट मेकर बेकरी है उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट में से शुगर को कम किया और फैट को कम किया। क्यों? वो कीपिंग इन व्यू द चेंज इन द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेफरेंस कर रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड को और प्रेफरेंस को हमेशा कीप इन व्यू में रहते हैं कि डिमांड क्या हो रही है, उनका प्रेफरेंस क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट में से शुगर को कम किया और फैट को कम किया। तो दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट द मैनेजमेंट इज, तो ये अप्रोच है वो क्या बताती है, देखिए ये एक इंटेंजिबल फोर्स बता रही है, एक ग्रुप एक्टिविटी को शो कर रही है, एक डायनेमिक फंक्शन को शो कर रही है, या मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी को कर रही है। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे फिर आ जाते हैं। मैनेजमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी डायनेमिक अप्रोच। तो डायनेमिक अप्रोच में मैंने आपको जब समझाया था तो एक बर्गर का एग्जाम्पल लेके बताया था, जो डोमिनोज वाले हैं, मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल लेके बताया था कि उनका बर्गर क्या था, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, वो विदेशों में जैसा बर्गर बनाती हैं वो बर्गर यहाँ पे नहीं बेच सकती थी। उन्होंने क्या किया कि यहाँ के लोग क्या डिमांड करते हैं, क्या प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग खुद के प्रोडक्ट को चेंज किया और यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ही ये टेस्ट मेकर बेकरी है, उसने कंज्यूमर की डिमांड और प्रेफरेंस को ध्यान में रखा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है वो होने वाला है डायनेमिक एक्टिविटी। ये जो इन्होंने करा है वो डायनेमिक एक्टिविटी को किया है, तो ये जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। गुड। नाउ 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट रीड करते हैं, अर्निंग एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, कॉस्ट को कवर करना एक ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशन यही काम कर रही है, अपनी कॉस्ट को तो कवर कर ही लें, प्रॉफिट तो बाद की बात है, तो कॉस्ट को कवर करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस के रिस्क को कवर करने के लिए प्रॉफिट की अर्निंग होनी चाहिए, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन लॉन्ग रन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उसे ये ध्यान रखना होगा कि उसका बिजनेस लॉन्ग रन में चलना चाहिए। नेक्स्ट डी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे यही किया है कि यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हो गया उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
तो यहाँ पर यही ऑप्शन डी सही होगा। एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, अभी इसके और एमसीक्यूज करते हैं।